हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ घूमने फिरने की ऐसी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो मैं आज आप लोगों को 5 ऐसी ही डेंजरस और ख़तरनाक प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर जाना आसान नहीं, लेकिन कुछ लोग एडवेंचरस से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वो अपनी जान हथेली में लेकर यहाँ चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पर सिर्फ मजबूत दिल वाले लोग ही जा सकते हैं। अगर आप भी ऐसे खतरनाक जगहों को देखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए हमारे वीडियो के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट नंबर पे जो प्लेस है उसका नेम है माउंट हुसान। दोस्तों, चाइना में स्थित इस हाइकिंग वाली जगह को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग अपनी जान हथेली पर लेकर इस जगह का मजा ले रहे हैं। तो इस जगह को डीप ट्रेल ट्रेक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे इस रास्ते में सरफेस की जगह सिर्फ कच्ची लकड़ियों को ही लगाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। यहाँ पर चढ़ते वक्त एक ऐसा भी मोड़ आता है जहाँ पर चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं कि इसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। यहाँ पर साल भर में लगभग 100 लोगों की गिरने की भी खबर आती है। दोस्तों, इन सीढ़ियों को मौत की सीढ़ियाँ कहना भी गलत नहीं होगा। नंबर सेकंड पे जो ट्रैक है उसका नेम है हाइकू स्टेयर्स। अमेरिका के हवाई राज्य में वैली ऑफ हैक्यू नामक एक ऐसी जगह है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ 4000 स्टेप की एक सीढ़ी बनी हुई है, जो स्वर्ग की सीढ़ी नाम से मशहूर है। जी हाँ, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। वैसे वर्षों पुरानी ऐसी सीढ़ियों को आपने शायद ही कभी देखा होगा। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले लोगों ने लकड़ियों का इस्तेमाल करके इन सीढ़ियों को बनाया था। इस जगह पर यह सीढ़ियाँ 90 डिग्री एंगल तक खड़ी हुई हैं। इसमें लगभग 4000 स्टेप हैं, जो कि 25 किलोमीटर तक ऊपर तक लेकर जाते हैं। इसीलिए लोग इसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी कहते हैं। इस पहाड़ी की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद बेहद ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। हालांकि इन सीढ़ियों पर चढ़ना गैर कानूनी है, फिर भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ हर साल चढ़ने के लिए आते हैं। इसके बाद आता है कलामंतिन दुर्ग, इंडिया। दोस्तों, कलामंतिन दुर्ग में चढ़ने के लिए बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत होती है। आम इंसान के तो इसे देखकर ही पसीने छूट जाते हैं। अगर आपको भी ऊंचाइयों से डर लगता है या चक्कर आता है तो आपके लिए यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। कलामंतिन दुर्ग 2250 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और यह महाराष्ट्र में मथिवन और पनवेल के बीच में पड़ता है। दुर्ग के अंदर भगवान गणेश जी का मंदिर भी है और कुछ प्राचीन खंडहर भी हैं। दोस्तों, इस दुर्ग को क्यों बनाया गया था ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसे 12वीं या 13वीं सदी के बीच में ही बनाया गया था। और दोस्तों, जिन लोगों ने इस दुर्ग को बनाया था वो बड़े ही साहसी रहे होंगे, क्योंकि ज़रा सोचिए ये दुर्ग को बनाना कितना कठिन रहा होगा। पहाड़ों पर चढ़ के दुर्ग तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। और इन रास्तों को तो देखिए, इन चट्टानों को सकरी गली से काट कर बनाया गया है। वैसे तो इस दुर्ग पर चढ़ने के लिए बड़े से बड़े साहसी लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर आपका एक गलत कदम और आपकी कहानी ख़त्म। इसके बाद आता है रॉक ऑफ गुआतापे। कोलंबिया में स्थित इन असाधारण सीढ़ियों को देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक हैं कि यहाँ पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इन पत्थरों के ऊपर ये शानदार स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि इसके ऊपर से सारे शानदार नज़ारे को देखा जा सके। लेकिन इससे पहले आपको इन जिग जैग होती हुई सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसी शानदार और जिग जैग सीढ़ियाँ शायद आपने कभी ज़िंदगी में देखी होंगी। ऐसी खतरनाक और जिगजैग बनी हुई सीढ़ियाँ शायद आपका दिल दहलाने के लिए काफ़ी हैं। जी हाँ, इस चट्टान पर बनी लगभग 800 स्टेप की इस जिगजैग सीढ़ियों पर चढ़ना किसी बच्चे की बात नहीं। दोस्तों, ऊंचाई से डरने वालों के लिए यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद आता है हाफ डोम। कैलिफोर्निया में स्थित हाफ डोम जगह दुनिया में सबसे खतरनाक और जान लेने वाली जगहों में से एक नंबर पर आती है।
हाइकिंग करने के लिए जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल किया गया है उसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर आप पैर रख दे जानो वहीं पर सीढ़ियाँ बन जाती हैं। इस बड़ी सी चट्टान पर चढ़ाई करना किसी बच्चों का काम नहीं है। यहाँ फिसलन का खतरा इतना ज़्यादा है कि हमेशा पैर फिसलने का खतरा बना रहता है। सिर्फ 2 केबल को पकड़कर यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग यहाँ से गिर भी जाते हैं और अपने हाथ पैर तक तुड़वा बैठते हैं, और अगर मौसम ख़राब हो तो ये रास्ता और भी ज़्यादा कठिन बन जाता है। इस ट्रिप में लगभग 12 घंटे लगते हैं और हर साल यहाँ लगभग 100 हादसे भी होते हैं। तो दोस्तों, जब बात हो रही है ख़तरनाक और डेंजरस प्लेसेस के बारे में, तो मैं भी आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी बतानी चाहूँगी जो कि मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी और एक रियल कहानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये स्टोरी है मेरी फ्रेंड नेहा की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसकी 2 और बहुत ही बेहतरीन दोस्त थीं जिनका नाम था रिचा और रूही। ये तीनों ही कॉलेज के लास्ट ईयर में थीं और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा फेमस थीं, क्योंकि तीनों बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छी थीं और उसके साथ ही अदर एक्टिविटीज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थीं। तीनों ही स्टडीज़ और अदर एक्टिविटीज़ में आगे तो थीं ही, लेकिन तीनों ही नॉर्मल नहीं थीं। उसमें से जो एक फ्रेंड थी जिसका नाम था नेहा, वो थोड़ी साइकिक थी। उसका कहना था कि बचपन से ही उसे आत्माएं और भूत प्रेत चीज़ें दिखाई देती हैं। वो बोलती थी, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आसानी से महसूस कर सकती हूँ और मैंने कई बार भूत प्रेतों से बात भी की है। नेहा की इस बात को सुन के इसके क्लासमेट्स और बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इसकी जो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी वो हमेशा इसकी बातों पे ट्रस्ट करती थी। उसमें से जो उसकी एक फ्रेंड थी वो एक इन्फ्लुएंसर थी। उनमें से जो रूही थी वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक मिजाज की थी। वो हमेशा डरती रहती थी कहीं नेहा को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं दिखाई दे रही हैं, कहीं उसके आसपास कोई है तो नहीं। रिचा बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल थी, ना वो बहुत ज़्यादा डरती थी और ना ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मानती थी और ना ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इग्नोर करती थी। इनका कॉलेज जो था वो बाहर की एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। जब भी मौका मिलता था तो अदर कॉलेजेस के साथ इनका कंपटीशन हुआ करता था, कभी फुटबॉल का, तो कभी म्यूज़िक का, तो कभी स्टडीज़ में, कभी डांसिंग में। तो इस बार इनके कॉलेज में डिसाइड किया गया कि उन लोग का कंपटीशन डांस कंपटीशन होगा अदर कॉलेजेस के साथ। तो तीनों ने भी सोचा कि ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगी और अपने कॉलेज की तरफ से जाएंगी दूसरे कॉलेज से कंपटीशन को करने के लिए। ये तो बात हो गई उनके कॉलेज के बारे में कि वो स्टडीज़ में कैसी थी और अदर एक्टिविटीज़ में कैसी थी। अब बात करते हैं उनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो नेहा थी वो हमेशा से ही बचपन से उसका कहना था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस कर लेती है, अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी को जान जाती है। तो उसने डिसाइड किया था कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनेगी। तो जैसा कि वो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज में पहुंच चुकी थी, तो उसने ऐसा स्टार्ट भी कर दिया था। वो अक्सर जब उसे मौका मिलता था तो वो ऐसी जगहों पे जाकर विज़िट करती थी जिसे हॉरर कहा जाता है, और वो ये प्रूव करती थी कि वो जगह हॉरर है कि नहीं है। और ये सब चीज़ें वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वगैरह में डाला करती थी। उसने अभी जल्दी में ही अपनी इन वीडियो को सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया था, लेकिन उसके बहुत ही बड़ा फ़ैन पेज बन चुका था। तो अक्सर उसके सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स थे वो उन्हें बताया करते थे कि कौन सा प्लेस हॉरर है और किस जगह पे जाके उसे वीडियो अपनी शूट करनी चाहिए। तो जब उसने अपनी इनर कंपटीशन के बारे में अपने फॉलोअर्स से शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो उसके फॉलोअर ने उसे कि जिस जगह पे उसका इंटर कंपटीशन होने वाला है, जिस कॉलेज से, उसकी भी एक इनर हॉन्टेड स्टोरी है। तो नेहा ने जब अपने फ्रेंड से इस सब के बारे में बताया तो तीनों ने डिसाइड किया कि जब वो उस जगह पे जा रही हैं तो इस स्टोरी का ज़रूर पता लगाएंगी कि वो प्लेस हॉन्टेड है कि नहीं है। तो अब वो दिन आ चुका था जब उन्हें अपने कॉलेज की तरफ से दूसरे कॉलेज में जाके कंपटीशन करना था। तो तीनों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। नेहा ने अपना कैमरा भी साथ में रख लिया था और तीनों ही अपने कॉलेज की तरफ से दूसरे कॉलेज में कंपटीशन के लिए चली गईं। तो जिस कॉलेज में इन लोगों का कंपटीशन था वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉलेज था, और उसने अपनी इस इनर स्टोरी को शायद हाइड कर लिया होगा कि उनके कॉलेज पे कोई ऐसा इमेज ना पड़े
कि वो हॉन्टेड कॉलेज है। तो इनके कॉलेज ने डिसाइड किया कि इन लोग कंपटीशन के 5 दिन पहले ही वहाँ चले जाएंगे और 1 दिन रेस्ट करने के बाद 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर कंपटीशन होगा। तो तीनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका मिल गया था और इन्होंने डिसाइड किया कि इन लोग फुल टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगी और जो टाइम बचेगा उसमें जाके अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगी। तो जो कंपटीशन था खाली इनके स्कूल के लोग ही नहीं आ रहे थे, बल्कि वहाँ पे अदर स्कूल के बहुत सारे स्कूल के लोग आ रहे थे। लगभग 5-6 कॉलेज के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। तो सभी 5 दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाने वाले थे और उस कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम था और बोला गया था कि इसी ऑडिटोरियम में कंपटीशन होगा और 4 दिन आप इसी ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और सभी कॉलेज को एक एक ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया गया था कि ये लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से ऑडिटोरियम तक लेके आए, फिर ऑडिटोरियम से जहाँ रह रहे हैं वहाँ तक छोड़ने जाए। यानी वो एक ड्राइवर ही नहीं बल्कि इनका एज अ गार्जियन भी होने वाला था। तो खाली यही नहीं था कि इनके ही कॉलेज के बच्चे आए हैं, बहुत से कॉलेजेस के बच्चे आए थे, इसलिए सबका टाइम डिसाइड था कि इतने बजे से इतने बजे तक इस कॉलेज के बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे करते करते इन लोग का नंबर लास्ट में आया और इन लोग का टाइमिंग था 6 से 7 बजे कि 6 बजे से 7 बजे तक इन लोग को जाना है और वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो तीनों को एक ही रूम प्रोवाइड हुआ था और ड्राइवर का अलग रूम था। तो तीनों ने रात में ही डिसाइड कर लिया कि इन लोग सुबह ही 9 बजे चली जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए ड्राइवर से बोल के और शाम को 7 बजे लौटेंगी और जितना टाइम इन लोग के पास रहेगा उतने में ये एक्सपोज करेंगी कि वो हॉन्टेड है कि नहीं है। और इन्होंने ड्राइवर को भी मना लिया और ड्राइवर से बता दिया कि हम लोग की प्रैक्टिस 9 बजे से है और ड्राइवर ने भी इन्हें 9 बजे सुबह छोड़ने का बोल दिया था और सुबह अब ये 9 बजे निकलने वाली थी। तो अब जैसा कि डिसाइड हुआ था सुबह हो गई थी और 9 बज गई थी। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी सामने लगा ली होटल के और तीनों लड़कियों उसमें बैठ गईं और तीनों बस ऑडिटोरियम पहुंचने वाली थी। जैसे ऑडिटोरियम पहुंची और इन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा ओपन किया तो नेहा नीचे उतरने से पहले बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी और उसे देखने के बाद रूही भी थोड़ा डर गई और उसने कहा, क्या हुआ नेहा, तुझे कुछ फील हो रहा है क्या? तो नेहा ने कोई आंसर नहीं किया और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन रूही ने नोटिस कर लिया कि नेहा के माथे से पसीना चू रहा है। तो फिर तीनों अंदर चली गई और ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके वापस चला गया होटल की तरफ। जब तीनों अंदर पहुंची तो रूही ने नोटिस किया कि नेहा कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई है। तो उसने उससे पूछा कि क्या बात है। तो नेहा ने कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बैड एनर्जीज़ फील हो रही हैं, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है। जब रूही ने ये सब सुना तो वो घबराने लगी और उसने कहा कि हमें ये सब क्विट कर देना चाहिए और केवल डांस परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देना चाहिए। तो रुचा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमें कैरी ऑन करना चाहिए और पता लगाना ही चाहिए और लोगों को इसकी सच्चाई का पता होना ही चाहिए। फिर सारे बच्चे अपने डांस परफॉर्मेंस में लगे हुए थे और इन लोग इन्वेस्टिगेशन करना अपना स्टार्ट कर देती हैं। देखते देखते टाइम बीतता गया और अब सारे बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे और टाइम हो गया था 6 बज गई थी इन लोग के प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस में भी रूही ने नोटिस किया कि जो नेहा है वो सही से डांस नहीं कर पा रही है और उसका फोकस नहीं लग पा रहा है। नेहा ने कहा कि हमें ये सब क्विट कर देना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो दोनों ने उसे समझाया कि अभी तक तो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है, हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो या तुम्हारे मन का कोई वहम हो। फिर सब लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह की और फिर ड्राइवर के साथ होटल रूम में वापस आ गई। होटल में भी दोनों आपस में बातें कर रही थी, रिचा और रूही, लेकिन नेहा बहुत शांत थी। जब उन्होंने नेहा से पूछा तो नेहा ने कहा कि मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही फिर दूसरा दिन आ जाता है और उन लोग दूसरे दिन भी उसी टाइम पर गई 9 बजे और इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, अपनी डांस प्रैक्टिस की और फिर वापस आने लगी। और इन लोग आसपास से भी पूछती और ड्राइवर से गाड़ी रुकवा के कुछ खाने का सामान लेने के बहाने भी लोगों से पूछती, शॉपकीपर से पूछती कि आपको कुछ अजीब लगता है इस स्कूल के बारे में। ऐसी इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन नेहा बार बार यही बोलती कि मुझे यहाँ बहुत ख़राब वाइब्स आती हैं और मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं करता है, क्यों ना हम लोग होटल रूम में ही प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन फिर सोचती कि क्यों ना हम इन्वेस्टिगेशन जारी ही रखें, हो सकता है कि हमें कुछ पता लग जाए। और इस सब के चलते हुए दूसरा दिन भी गुजर जाता है। ऐसे ही फिर थर्ड दिन आता है, क्योंकि अब सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए 2 दिन बचे थे और ज़्यादा दिन नहीं थे, इसलिए आज परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही देर चली।
और इन लोग का नंबर आया रात के 7:30 बजे। और थोड़ा ठंडी का मौसम था, इसलिए अंधेरा हो चुका था और रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी और इन लोग प्रैक्टिस कर ही रही थी। फिर रिचा इन लोग से कहती है कि क्यों ना हम लोग आज अपनी डांस परफॉर्मेंस को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। और उसी कैमरे से इन लोगों ने प्लान बनाया कि इन लोग अपनी डांस परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करेंगी। इस कैमरे से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और वो सारी फुटेज और वो सारे वीडियोज़ अभी भी इसी कैमरे में पड़े हुए थे। इन लोगों ने सोचा था कि जब डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी तो घर जाके इकट्ठे सारी वीडियोज़ को प्ले करके देखेंगी। लेकिन इन लोग को अपना डांस का परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करके और अपने मूव्स को भी सही करना था, तो इसलिए इन लोग मान गई और उसी वीडियो से इन्होंने अपना डांस भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। फिर इन्होंने अपना पूरा डांस किया और डांस के मूव्स वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड हो गए और फिर से 8:30 बजे तक इन्होंने प्रैक्टिस की और अपने घर वापस लौटने लगी। कि जब सब घर जा ही रहे थे कि नेहा ऑडिटोरियम से निकलने से पहले उसे कुछ फील होने लगा और बैड वाइब्स आने लगी और उसने अपना कैमरा निकाला बैग से और फिर से घूम कर ऑडिटोरियम की एक बार पिक्चर लेने लगी। और पिक्चर लेने के बाद फिर वो शांति से जाके गाड़ी में बैठ गई और हम लोग जब होटल रूम पहुंच गए तो उसने हम लोग से कहा कि चलो एक बार हम लोग अपनी सारी फुटेज को एक बार चेक करते हैं क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर हम लोगों ने अपना खाना पीना खाया और उसके बाद फिर सोने जा ही रहे थे कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना वीडियो एक बार प्ले करके देखेंगे। तो हम लोग अपना वीडियो देख ही रहे थे कि सारा मूव्स तो सही जा रहा था, लेकिन बीच में एक ऐसी पॉइंट आया जहाँ पे हम लोग को ऐसा लगा कि कोई इधर से उधर मूव किया हो और उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई और उस टाइम जो वीडियो था वो भी धुंधला हो गया। लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि जो वीडियो अभी एकदम सही से चल रहा था वो वीडियो अचानक से कैसे धुंधला हो गया। फिर हम लोगों ने सारी फ़ोटो को भी चेक करना शुरू किया जिसे नेहा ने लास्ट में क्लिक की थी जब उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। हम लोगों ने देखा कि सारी फ़ोटोज़ में थोड़ा धुंधलापन आ गया है, लेकिन जहाँ कर्टन्स लगे हुए थे ऑडिटोरियम में वहाँ से ऐसा लग रहा था कि कोई है जो हम लोग की डांस वगैरह को झाँक कर देख रहा है। उस फ़ोटो को देखने के बाद रिचा ने सबको शांत करते हुए कहा कि हो सकता है कि हम लोग जो देख रहे हों वो ड्राइवर हो या फिर कोई स्टाफ मेंबर हो जो वहाँ से देख रहा हो, इतना डरने की बात नहीं है। तो उस पर रूही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगी क्योंकि उसने कहा कि ऑडिटोरियम का रूम अंदर से बंद रहता है और किसी के आने और बाहर निकलने की कोई चांस ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि वहाँ पे कोई खड़ा होकर झाँक रहा हो। और रूही बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और हम लोग के लाख समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थी कि वो डांस परफॉर्मेंस करेगी और अब कंपटीशन के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा था। फिर तीनों खाना वगैरह खा के सो जाती हैं। फिर नेहा रात में सपना देखती है और उसे वही कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आदमी दिखाई देता है और वो आदमी उसके चेहरे के पास आके उससे कहता है कि तुझे क्या लगा, तू मेरे रास्ते में आएगी और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूँगा। और उसका गला दबाने लगता है और नेहा बहुत ही तेज़ चीख कर उड़ जाती है। रूही और रिचा उसकी आवाज़ सुन के उड़ जाती हैं और उससे कहती हैं क्या हुआ, तूने कोई बुरा सपना देखा। फिर नेहा ने बताया कि उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना देखा है और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आदमी था उसने उसी को सपने में देखा, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम लोग विश्वास मानो या ना मानो, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, मुझे ऐसा पहले से ही लग रहा है। अब हम कल प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे और सीधे परसों जाएंगे परफॉर्मेंस करने क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ हो पाएगी। हम कुछ ना कुछ बहाना कर देंगे लेकिन कल नहीं जाएंगे कि तबीयत ख़राब है। और रूही भी मान जाती है क्योंकि रूही पहले से ही कह रही थी और रिचा ना करती रहती है, लेकिन फिर वो भी मान जाती है और तीनों ये डिसाइड करके सो जाती हैं कि कल इन लोग प्रैक्टिस के लिए नहीं जाएंगी और ना ही इन्वेस्टिगेशन करेंगी। फिर तीनों दूसरे दिन बहाना कर देती हैं कि मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है और मैं परफॉर्मेंस के लिए नहीं जा पाऊँगी और हम लोग की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए। और ड्राइवर भी मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ ही हैं, हो सकता है कि इनके पैर में दर्द हो रहा हो। और वो भी कहता है ठीक है फिर लास्ट दिन ही जाना परफॉर्मेंस करने के लिए। अब आती है लास्ट दिन की बारी जब थी इन लोगों की परफॉर्मेंस। ये तो अभी शुरुआत हुई थी और इन्हें नहीं पता है कि अब आगे इनके साथ क्या बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब आ गया परफॉर्मेंस का दिन और तीनों लोग परफॉर्मेंस के लिए निकल गई।
जैसे इनकी प्रैक्टिस के टाइम भी इनका लास्ट में था प्रैक्टिस का टाइम, वैसे ही इन लोग की परफॉर्मेंस भी लास्ट में ही थी। अब लास्ट की सेकंड परफॉर्मेंस चल ही रही थी कि नेहा को बहुत अजीब लगने लगता है और वो बोलती है कि तुम लोग चलो, मैं अपना फेस वॉश करके पानी से आती हूँ। फिर ये वॉशरूम में चली जाती है अपना मुंह धोने के लिए। जैसे ही वो जाती है वैसे ही इनके नाम का अनाउंसमेंट हो जाता है कि आओ और डांस करो। फिर इन लोग देखते हैं पीछे मुड़ के, तो देखते हैं कि नेहा वहाँ से दौड़ते हुए आ रही है और बोलती है कि देखो मैंने कहा था ना मैं टाइम से आ जाऊँगी। फिर तीनों लोग परफॉर्मेंस करती हैं और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसे परफॉर्मेंस ख़त्म होती है वैसे ही बहुत तेज़ तालियां बजने लगती हैं और इन लोगों का परफॉर्मेंस वैसे भी बहुत अच्छा हुआ होता है और तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। फिर जैसे इन लोग बैक स्टेज की तरफ जाने लगती हैं वैसे ही बोलती है नेहा कि यार वहाँ कहाँ जा रहे हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, डायरेक्ट बाहर की तरफ चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। फिर तीनों मान जाती हैं और ड्राइवर को भी भूख लगी रहती है, वो भी कहता है कि ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं बाहर। और चारों लोग जाके बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। फिर लास्ट में इन लोग खाना वाना खाते हैं और बहुत ढेर सारी बातें वगैरह करते हैं और टाइम ऐसे देखते देखते बीत जाता है कि इन लोग को पता ही नहीं चलता है। और ऑडिटोरियम के सारे बच्चे ऑलमोस्ट अपने अपने होटल रूम में चले गए रहते हैं। तो ड्राइवर भैया बोलते हैं कि जाओ भाई तुम लोग अपना ड्रेस वगैरह चेंज करो, जो करना है मेकअप वगैरह निकालो, हम लोग को भी होटल रूम में जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और सब अपने अपने चले गए हैं होटल पे। फिर नेहा बोलती है कि अरे भैया हम लोग जाके होटल रूम में भी अपना चेंज कर सकते हैं, मेकअप उतार सकते हैं, अब चलिए चलिए बहुत लेट हो गई है। तो तीनों लोग ड्राइवर के साथ जाके गाड़ी में बैठने लगते हैं। फिर तीनों गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर अंकल जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किए वैसे ही रिचा ने नोटिस किया कि नेहा जो बैग लेकर आई थी जिसमें उसमें कैमरा था वो ऑडिटोरियम में ही भूल गई है। तो रिचा ने कहा कि रुको मैं अभी तुम्हारा बैग लेके आती हूँ। तो नेहा ने मना करने लगी कि रहने दो, अब छूट गया है, अगले दिन आके ले लेंगे। लेकिन ये लास्ट दिन परफॉर्मेंस का था और हो सकता है कि लोग ऑडिटोरियम में ना आए और उससे पहले ही अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाए, इसलिए रिचा जो है जिद करने लगती है और बैग लेने के लिए जाने लगती है। तो और वो ड्राइवर अंकल को बोलती है कि आप मेरे साथ चलो और रूही और नेहा यहीं पे हम लोग का वेट करेंगे। फिर रिचा जैसे ही बैक स्टेज पहुंचती है बैग ढूंढने के लिए और बैग ढूंढती रहती है वैसे ही उसे डोर पे बहुत तेज तेज नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है और तेज तेज चिल्लाने की किसी लड़की की आवाज़ आती रहती है। रिचा जैसे ही आवाज़ सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये तो नेहा की ही आवाज़ है। और वो दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है और वहाँ पे पहुँचते ही वो देखती है कि वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि नेहा सामने खड़ी है उसके और बोलती है कि यार मैं यहाँ पे फंस गई, मैं वॉशरूम में आई थी अपना फेस वॉश करने और तुम लोगों ने मेरे बिना ही परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी और अब जा भी आए थे मुझे बिना लिए। मैं तब से यहाँ पे खड़ी होके खटखटा रही हूँ और कोई मुझे खोल ही नहीं रहा है। रिचा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, तू तो हम लोग के साथ गाड़ी में जाके बैठी थी ना। तभी नेहा गुस्साते हुए चिल्लाकर उसके ऊपर बोलती है कि पागल है क्या, मैं कब से यहाँ पे खटखटा रही हूँ, खोलो, मैं अंदर बंद हूँ, मैं अंदर बंद हूँ। इतना सुनने के बाद रिचा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसका हाथ खींचते हुए ड्राइवर अंकल के पास लेके जाती है। ड्राइवर अंकल जैसे ही नेहा को देखते हैं उनकी सिट्टी पिट्टी गुल्ल हो जाती है और वो देखते ही बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं गाड़ी की तरफ, जैसे उन्हें कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया है। और उनके पीछे पीछे नेहा और रिचा भी दौड़ने लगती हैं और जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं और ये चीज़ देखने के बाद उनकी जान हलक में आ जाती है। वो देखते हैं कि रूही गाड़ी में अकेले बैठी है और बेहोश पड़ी हुई है। फिर जल्दी से तीनों ही गाड़ी में बैठते हैं और रूही को हॉस्पिटल लेके जाते हैं ड्राइवर अंकल। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि रूही बेहोश ही हुई थी और उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो गई और हमने अभी से दवाई दे दी है और कुछ टाइम बाद ये होश में आ जाएगी। तो ड्राइवर अंकल पूछते हैं कि क्या हम इसे वापस होटल ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है ले जाओ, कुछ देर बाद हो सकता है कि ये होश में आ जाएगी। फिर उसे इन लोग अपने साथ होटल ले आते हैं और तीनों रूम में रहती हैं। लेकिन बहुत देर बीत जाती है, लगभग 2 घंटा 3 घंटा बीत जाता है, लेकिन रूही अभी भी होश में नहीं आई हुई होती है। तीनों ड्राइवर अंकल से बोलती हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, रूही होश में क्यों नहीं आ रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी रूही जब होश में नहीं आती है तो नेहा को अपने कैमरे की याद आती है
और वो कैमरा फिर वो ढूंढने लग जाती है कि उस कैमरे को ढूंढो, उस कैमरे को ढूंढो। जब उन लोग उस कैमरे को ढूंढती हैं, बैग में कैमरा रखा हुआ होता है, नेहा उस कैमरे को पटक के फोड़ देती है और फोड़ने के बाद रूही होश में आ जाती है। रूही के होश में आने के बाद उससे पूछते हैं तीनों कि उसके साथ क्या हुआ था, ऐसा उसने क्या देख लिया कि वो बेहोश हो गई थी और होश में ही नहीं आ रही थी। लेकिन रूही को ऐसा कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके साथ नेहा बैठी हुई थी, फिर उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। और उस कैमरे के टूट जाने की वजह से उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं होता है कि उनके साथ यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस सब का जवाब उस कैमरे में ही था, लेकिन अब वो टूट चुका था। लेकिन अच्छा तो ये था कि तीनों चारों सही सलामत होटल रूम में पहुंच चुके थे और ये हादसा उन्हें आज भी याद है। और जब भी ये बात उन्हें याद आती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।